नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले किसानों को बम्पर गिफ्ट देने की तैयारी में मोदी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेंगे अब 8,000 रुपए। हमास के समर्थन में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा, हमास का एक्शन आतंक नहीं प्रतिक्रिया। तो ओवैसी बोले, फिलिस्तीन जिंदाबाद। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में कई ठिकानों पर छापेमारी। एनआईए एक्शन से मचा हड़कंप। आप नेताओं पर हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर भड़के केजरीवाल। अमानतुल्लाह खान को दी क्लीन चिट। कहा, आपको कुचलने में लगे पीएम मोदी। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार की बड़ी टेंशन। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से ईडी की पूछताछ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मोदी सरकार इस समय छोटे किसानों पर खास ध्यान दे रही है। किसानों के लिए अलग अलग और नई नई स्कीम लेकर आ रही है। इसी बीच खबर सामने ये आ रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। अभी तक इस योजना की 14वीं किस्त जारी हो चुकी है और किसान 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जो अब बढ़कर आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी तक तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो तैयारी चल रही है उससे किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। देखिए, राहत तो है ही। 2-2 हजार रुपए बढ़ जाएंगे तो ये तो बड़ी राहत मानी जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि ये इस तरह का एक स्कीम है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बटन दबाया जाता है और लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। ये कोरोना के समय शुरू हुआ और 2024 भी है और 5-5 राज्यों में भी असेंबली के भी इलेक्शंस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चुनाव को देखते हुए ये सम्मान राशि बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, रेस लगी हुई है पूरे देश के अंदर। हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सरकार है वो पीछे नहीं हटेगी। अभी राजस्थान में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा की जा रही है। वादे भी किए जा रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि देश में राजनीति फ्री बीज को जो है लुटाने का एक कंपटीशन सा बन गया है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक संशय मुझे इस बात को लेकर के है कि चूंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो ऐसे में ये योजनाएं ये नवंबर में इस वक्त घोषणा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ये एक लीगल मैटर है। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर हमारे देश में भी सियासी जंग जारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। पीएम मोदी जहां साफ कह चुके हैं कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं हमास का साथ देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कूद पड़ा है। उसने हमास के इजराइल पर हमले को उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रिया बताते हुए इजरायलियों की बर्बर हत्या की हिमायत की है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया है। एक तरफ पीएम मोदी आतंक के खिलाफ है, पर यह मुस्लिम संगठन हमास के साथ क्यों खड़ा हो गया है? देखिए, ये ट्रेलर है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मानसिकता है कि धर्म के नाम पे हर तरह का कुकर्म जायज है, ये संगठन ये क्या है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन कब से बन गया? आप सीधे सीधे लिख रहे हो हमास का जो एक्शन है ये एक्शन नहीं है, ये कुकर्म है। छोटे छोटे बच्चों को 40-40 बच्चों को आपने काट दिया। महिलाओं को घर में घुस के, बूढ़ी औरतों को आप लूट मचा रहे हो। ये किस तरह का रेसिस्टेंस है? ये किस तरह का फ्रीडम फाइटर्स हैं लोग भाई? ये जो हॉलोकॉस्ट हुआ जर्मनी के अंदर, उसके बाद का ये सबसे घिनौना नरसंहार है।
जानवर तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये खुद जानवर जैसा, जाहिलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप, कोई भी व्यक्ति इस तरह के जघन्य अपराधों को के साथ खड़ा नजर आए, उसको तो जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। ये लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। दो चीज समझने की बात है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये धर्मांधता में, ये खुद जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करके और जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे इस तरह के जघन्य अपराधों को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब होशियार आदमी है। उन्होंने हमास जिंदाबाद नहीं कहा, उन्होंने पैलेस्टाइन जिंदाबाद कहा। पैलेस्टाइन के लोग अलग हैं, वहां की जनता अलग है, वो सब हमास नहीं है। हमास एक आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन के साथ अगर कोई खड़ा होता है उसको आतंकी मानना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जो बयान आया है, और जो कोई भी हमास के साथ खड़ा नजर आए, आप ये समझिए वो उसकी जहनियत एक आतंकवादी की है। जी, अब बात करते हैं पीएफआई के खिलाफ एनआईए के जबरदस्त एक्शन की। पीएफआई पर बैन के बावजूद अंदर खाने चल रही गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एनआईए की टीम ने आज ताबड़तोड़ रेड मारी है। ये रेड 6 राज्यों में 20 से ज्यादा ठिकानों पर की गई। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में ये कार्रवाई की गई है। पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, साथ ही कईयों को हिरासत में भी लिया गया है। 6 राज्यों में 20 से ज्यादा ठिकानों पे ये कार्रवाई हुई है। अचानक से एनआईए इतना एक्शन मोड में क्यों आ गया? देखिए, बिहार के फुलवारी शरीफ में जब रेड हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी पटना जाने वाले थे, तो ये लोग एक असैसिनेशन अटेम्प्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। उस वक्त छापेमारी हुई थी, और जब फुलवारी शरीफ के अंदर छापेमारी हुई तो मालूम चला कि वहां बिहार के अंदर इन लोगों ने 15,000 जिहादियों को तैयार कर रखा है। वहां ये मालूम चला, वहां के दस्तावेज से ये मालूम चला कि इनकी योजना 2047 तक भारत को एक इस्लामिक मुल्क डिक्लेयर कर देना है। और वहां से दस्तावेज जो मिला कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन लोग इसके मेन ऑर्गेनाइजर हैं, उसी की लिस्ट को लेकर के ये छापेमारी की गई है। ये तो पहली चीज हुई, लेकिन एक और बड़ी चीज हो रही है, वो ये कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसके लेकर के हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां अलर्ट पे है। वो किस लिए? क्योंकि जुमा आने वाला है। मस्जिद से ये जुमे की नमाज पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ बवाल काटेंगे, ये पीएफआई कहाँ कहाँ साजिश रचेगी, उसको भी चेक करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी, तो एनआईए एक्शन में है जिससे हड़कंप मचा है, तो वहीं ईडी भी जबरदस्त एक्शन में इन दिनों है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में उतर आए हैं। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े होकर उन्हें क्लीन चिट दे दी और पीएम मोदी पर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि उनके कई विधायकों और नेताओं पर केस किया गया, लेकिन किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल के एक नेता भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, पर वो सभी को क्लीन चिट क्यों दे? भाई मुबारक हो खान साहब को जेल जाने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिसको भी क्लीन चिट देता है वो जेल जरूर जाता है, और जिसको वो कहता है बेईमान वो कभी जेल नहीं जाता। आज तक इसने तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाए, जिसको भ्रष्टाचारी कहा, किसी को जेल नहीं हुआ। जो कोर्ट चले गए इसके खिलाफ, इसके बयान के खिलाफ, उससे इसने माफी मांग ली। और जिस को इसने कहा कि ये ईमानदार है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, वो जेल जरूर जाता है। तो अमानतुल्लाह तो गया जेल, लेकिन ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मीडिया में क्यों ये रिपोर्ट नहीं दी गई कि संजय सिंह के घर में विस्फोटक सबूत मिले हैं। 3 ऐसे पेजेस मिले हैं जो ईडी के पास होने चाहिए थे। 3 ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो क्लासिफाइड कैटेगरी में आते हैं, टॉप सीक्रेट। उसका फोटोकॉपी संजय सिंह के घर में क्या कर रहा है?
भाई ईडी के दफ्तर के कागजात तुम्हारे घर में कैसे हैं? और 200 जीबी डाटा ईडी ने रिट्रीव किया है, जो तमाम इसके कंप्यूटर, फोन और सब चीज से। तो सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहते? यही कहते कहते साल होने वाला है। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, और ऐसे ही सबूत नहीं है, सबूत नहीं है करते रहोगे, ये संजय सिंह भी कई महीनों तक जेल में सड़ता रहेगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसी ममता सरकार की। पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपए के नगद मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी आज ईडी दफ्तर पहुंची। पिछले हफ्ते ईडी ने अभिषेक बनर्जी के माता पिता लता बनर्जी और अमित बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों में से कोई भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा है। कैसे शिक्षक भर्ती घोटाला ममता बनर्जी के लिए आफत बनता जा रहा है? देखिए, बंगाल के सिस्टम को समझना जरूरी है। वहां तृणमूल कांग्रेस जो सरकार चला रही पार्टी है, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो सब तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। वहां का सिस्टम ही ऐसा है। वहां जो अपोजिशन में वो कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसकी मिली भगत ना हो सरकार के साथ। ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ममता बनर्जी के राइट हैंड ने किया, नोटों का पहाड़ मिला और उससे बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। ममता बनर्जी बैकफुट पे चली गई। उनका ये जो बेदाग भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार से लड़ने वाली नेता का जो इमेज था, उस सफेद साड़ी के ऊपर कीचड़ उछल गया भ्रष्टाचार का। अब जब पार्थो चटर्जी ये काम कर रहे हैं और ये कहे कि भाई पार्टी के टॉप शॉट्स को मालूम ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा घोटाला किया गया है, ये टीएमसी के नेटवर्क के जरिए ही किया गया है। अब उसकी जो लपट जो है वो ममता बनर्जी के परिवार पे पहुंच रही है। तो आप देखिए क्या किया इन्होंने। चले गए हाई कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया वाले कहानी बना रहे हैं, हमारे प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। जज साहब ने कहा कि भाई हम कैसे रोक दें, कैसे रोका जा सकता है? आप देश चला रहे हैं, अब राज्य चला रहे हैं, पॉपुलर लोग हैं और ये सब सारी चीजें हो रही है, वो तो हम गैग ऑर्डर नहीं दे सकते। मतलब आप चोरी भी करो, घोटाला भी हो और आप ये चाहते हो कि कोई उसके ऊपर बातचीत भी ना करे। और ये INDIA में आकर के भाई संविधान बचाना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। डेमोक्रेसी मर गई तो भाई आप क्यों जा रहे हो? क्यों लोगों के मुंह को आप बंद करो? जज साहब ने साफ साफ कहा कि भाई मीडिया वाले को बंद कर दोगे, लोगों को कैसे चुप कराओगे? हम इस तरह का गैग ऑर्डर नहीं दे सकते। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये फंसी हुई है इस पूरे केस में। बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि उनकी जो साख पे ये जो नोटों का पहाड़, ये जो पार्थो चटर्जी और उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से जो नोट्स जो मिले हैं इस शिक्षक भर्ती घोटाला में, ये ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।